नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दा स्वतंत्र। आज एक बार फिर हम ईरान की स्थिति पर बात करेंगे। ईरान ने किस तरीके से रिटेलिएट किया है, किस तरीके से अमेरिका अब दुनिया के तमाम देशों से आह्वान कर रहा है कि इस युद्ध में उसका साथ दीजिए, और किस तरीके से कुछ डे रैली में ईरान की सड़कों पर हजारों लाखों लोगों ने सामने आकर यह साबित कर दिया कि ईरान के लोग बहादुर हैं और अपनी सरकार के साथ है। आज हमारे साथ ईरान से सीधे जुड़ रहे हैं हमारे विशेषज्ञ सैयद आबिद रजा नौशाद साहब, जो वहां पर रिसर्च स्कॉलर भी हैं और हमें वहां की तमाम जानकारियां, क्या वहां पर चल रहा है उसके बारे में तमाम जानकारी उनसे लेते हैं। आबिद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका दा स्वतंत्र पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आदाब अर्ज करता हूँ आपकी खिदमत में। आप कैसे हैं? ठीक हैं? बहुत बढ़िया। आबिद साहब, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या स्थिति है इस समय ईरान में। जी, एक बार फिर बताइएगा, आपकी आवाज रह गई। मैं कह रहा हूँ कि मेरे प्यारे मुल्क इंडिया में क्या चल रहा है? सब कुछ ठीक है? देखिए, एकदम हिंदुस्तान में सब एकदम ठीक है और हम लोग दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये युद्ध खत्म हो, और ताकि एकदम अमन कायम लौटे। और दुनिया में जो एक बड़ा आर्थिक खतरा भी पैदा हो गया है पूरी दुनिया के सामने इस युद्ध के कारण, वो भी जल्द से जल्द खत्म हो। इस समय वहां पर क्या स्थिति है आबिद साहब, ईरान की अगर हम बात करें तो। जी, 28 फैब से जो ये एस्केलेशन शुरू हुआ था और वॉर शुरू हुई थी, और ये नाजायज अटैक, बुजदिलाना और जालिमाना अटैक जो किया था अमेरिका और इसराइल ने ईरान के ऊपर, वो बहुत ही दुखद भी था। और जितने भी दुनिया के आजाद इंसान हैं और इंसाफ पसंद इंसान है, सबके लिए ये बहुत ही दुखद था और खतरे की एक बात थी पूरी दुनिया के लिए कि अब क्या होने वाला है। जाहिर है कि उन्होंने अटैक किया और इतनी घिनौनी हरकत की कि उन्होंने यहाँ के सुप्रीम लीडर को, जो यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सुप्रीम लीडर थे, कोई सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर नहीं थे, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक थे। और इसके अलावा पूरे ईरान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उन पर जान देने वाले लोग, उनके फॉलोअर्स मौजूद थे, क्योंकि वो सिर्फ एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी नहीं थे बल्कि वो रिलीजियस, बहुत ही हाई रिलीजियस पर्सनालिटी थे, जिसको हम मर्जा कहते हैं। मर्जा यानी ऐसा रिलीजियस फिगर जिसके लिए लोग, जिसके हुक्म को मानते हैं और जिसके लिए जान देने के लिए तैयार रहते हैं। तो ऐसे फिगर को, और खुद भी वो एक ग्रेट लीडर ही नहीं, ग्रेट लीडर तो थे ही, ग्रेट लीडर के साथ साथ एक ग्रेट ह्यूमन बीइंग भी थे। बहुत ही अजीम, बहुत ही ग्रेट इंसान थे। और अगर कोई आयतुल्लाह खामनेई की पर्सनालिटी को, उनके फिगर को, उनके कैरेक्टर को पढ़े, स्टडी करे, उनके बारे में सही रिसोर्सेज से जाने, तो उसको मालूम होगा। सही सोर्सेज से अगर मालूम करे तो उसको ये बात पता चलेगी तो वो कितने अजीम लीडर थे और कितने ग्रेट इंसान थे, और क्या हीरा था जो पूरी दुनिया ने खोया। सिर्फ मुसलमानों ने नहीं, सिर्फ शियों ने नहीं, बल्कि दुनिया के जितने आजाद इंसान हैं उन्होंने जिसे खो दिया। उनके साथ साथ उनके घर वाले शहीद होते हैं। और उसके साथ साथ एक जो बहुत ही जो घिनौना काम किया अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर, जो ज्वाइंट स्ट्राइक की, वो मीनाब, यहाँ पर एक छोटा सा शहर है, बहुत ही छोटा सा शहर है, कोई तेहरान जैसा कोई बड़ा शहर नहीं था कि जहां पर आपको लगा हो कि यहाँ पर कोई सैन्य ठिकाना होगा और लिहाजा मार दिया। इतनी दूर जाके किसी छोटे से शहर में आपने वहां के एक एलिमेंट स्कूल पर, बच्चों के स्कूल पर, वो भी गर्ल्स स्कूल पर, छोटी छोटी बच्चियां थी जिसमें 5 साल की, 6 साल की, 7 साल की, वहां पर तकरीबन 175-80 बच्चियों को, वहां के स्टाफ को, वहां के टीचर्स को, जो सब के सब बेगुनाह थे। इससे पता चलता है कि ये कैपिटलिज्म, ये इंपीरियलिज्म, ये कितना घिनौना है। और इनके जितने नारे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच के, फ्रीडम, वुमेन फ्रीडम के, वुमेन के राइट्स के जो नारे लगाते हैं, वुमेन राइट्स के, चिल्ड्रन राइट्स के, ये सब कुछ कितने खोखले हैं, इससे अंदाजा होता है। और जब से ये 7 अक्टूबर का जो पैलेस्टाइन में अटैक हुआ था, उसको आप देखें, और उससे अब तक उनका जो घिनौना चेहरा इन खूबसूरत नारों और स्लोगन्स के पीछे छुपा हुआ था, वो बिल्कुल आश्कार हो गया।
वेस्टर्न सिविलाइजेशन की कली खुल गई। उनकी जो डेमोक्रेसी का नारा लगा के वो कहीं पर भी अटैक करते हैं कि हम वहां जाके डेमोक्रेसी लाएंगे, उन सब की कलई खुल गई और दुनिया के तमाम आजाद इंसानों ने, इंसाफ पसंद इंसानों ने उनका वो घिनौना चेहरा देख लिया है। उसके बाद उसी दिन दूसरे दिन यानी 28 फेब को अटैक होता है, उसके बाद दूसरे दिन यहाँ की सहरी के टाइम, रमजान चल रहे हैं, सहरी के टाइम यहाँ पर ऐलान होता है टेलीविजन से, सरकारी टेलीविजन से, कि हमारे और आपके सुप्रीम लीडर, हम सब की जान से ज्यादा अजीज, उनको शहीद कर दिया गया। और एक गम की फजा पूरे ईरान में छा जाती है और हर तरफ रोने की आवाज उसी वक्त से, जैसे ही लोगों ने टीवी पर देखा है, क्योंकि इससे पहले ये हो रहा था कि अटैक उनके घर पर हुआ है मगर वो सेफ थे। लेकिन जैसे ही ये खबर आती है कि नहीं वो शहीद कर दिए गए हैं और उनके साथ साथ उनके घर वाले भी शहीद कर दिए गए, जिनमें उनकी एक छोटी सी कुछ महीने की नवासी भी थी, बहुत प्यारी सी, उसको भी शहीद किया, उनकी बेटी को, उनके दामाद को शहीद किया गया। तो एक गम का माहौल और सब बिल्कुल ताज्जुब और हैरत में कि ये क्या हो गया और कैसे हो गया। इंसान को यकीन नहीं आ रहा है। और अभी तक यहाँ की पब्लिक से जो बात होती है तो वो लोग यही कहते हैं कि अभी तक हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो जिंदा दिल इंसान जिसकी एक आवाज से दुनिया का साम्राज्य हिल जाता था, वो हमारे बीच नहीं रहा और उसने अपने मकसद के लिए जान दे दी। तो ये पूरा के बाद, उसके बाद इन्होंने रिटेलिएट करना शुरू किया, रिटेलिएट बहुत ही बड़े पैमाने पर करना शुरू किया। इसी के साथ यहाँ की जो पब्लिक है, अवाम है, उसके अंदर लीडर, सुप्रीम लीडर के खून ने ऐसी रूह फूंक दी कि उसके अंदर एक इनकलाब का जज्बा, उनके अंदर एक, सारी पब्लिक के अंदर एक बहुत ही जबरदस्त तरीके की यूनिटी वजूद में आ गई। और वो रोजाना, अभी तक आप देखिए 15-16 दिन हो गए हैं, लेकिन रोजाना वो रात रात भर, यानी इफ्तार करने के बाद यहाँ के सड़कों पर, यहाँ के स्क्वायर्स पर रात रात भर नारे लगा रहे हैं, बिल्कुल नहीं थक रहे हैं। जब कि रोजे के बाद इंसान की कैफियत होती है कि इफ्तारी कर ली तो भाई आराम किया जाए, लेकिन वो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ, अपनी पूरी फैमिली के साथ, जबकि जेट्स आ सकते हैं, बमबारी हो सकती है और होती है बमबारी, जैसा कि कुछ रैली पर भी उन्होंने अटैक कर दिया पब्लिक के ऊपर जिसमें लोग मारे गए। तो ये सब होने के बाद ये इनकी जिंदादिली, इस कौम की जिंदादिली की अलामत है कि उन्होंने हक के परचम को बुलंद करने के लिए, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए और अदल इंसाफ के लिए, जस्टिस के लिए ईरान को और ईरान की गवर्नमेंट को, सिस्टम को अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि अभी सिस्टम और अवाम, निजाम और अवाम, पब्लिक और सिस्टम दोनों यूनिटी पाई जा रही है। सबका मकसद एक ही है कि इसराइल और अमेरिका को सबक सिखाना। बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये रिटेलिएट कर रहे हैं, ये अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं और अपने आप ही को नहीं कर रहे हैं। ये एप्स्टीन क्लास के खिलाफ लड़ाई है, ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन के जो जो घिनौना उसका साइड है उसके खिलाफ लड़ाई है। दो सिविलाइजेशन की जंग है, एक इंसानियत और शैतानत की जंग है, शैतान और इंसान की जंग है, हक और बातिल की जंग है, जालिम और मजलूम की जंग है। तो लिहाजा ये हम तमाम आजाद इंसानों की जंग है जिसके ईरान उनके बिहाफ में लड़ रहा है। और उम्मीद करते हैं कि ये जंग आगे तक जब तक चलेगी, इंशाल्लाह इसके बाद जो है वो जो नतीजा आएगा वो बहुत अच्छा आएगा। थोड़ा सिग्नल की दिक्कत है मुझे लगता है, ये सिग्नल, क्योंकि आप ऐसे इलाके में बैठे हुए हैं जहां पर युद्ध एकदम चल रहा है, चरम पर है, ईरान में आप लोग बैठे हुए हैं, सिग्नल की दिक्कत इस समय आ रही है। जी 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 जी, ऐसा ही है। तो हम बात करते हैं फिर, जब तक जी जी। सिग्नल चल रहा है बात करते हैं। आप हाँ जी, मैं दूसरा सवाल आपसे ये जानना चाहूंगा आबिद साहब कि ये जिस तरीके से अब अमेरिका दूसरे देशों से भी कह रहा है कि आप सबको मदद करनी चाहिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को खुलवाने के लिए दबाव बनाना चाहिए, सब लोग साथ में आए, और ये सिर्फ अमेरिका, तो क्या पैनिक भी अमेरिका की तरफ दिखाई दे रहा है? क्या लगता है ईरान के लोगों को, वहां के लोग क्या कह रहे हैं इस बारे में? देखिए, यहाँ के लोगों में तो फुल जोशो खरोश है। हाँ हर जगह जहां पर भी जंग होती है तो वहां की पब्लिक ये चाहती है कि जंग जल्दी रुके, क्योंकि हाँ हम जी नहीं पा रहे हैं, हम खा पी नहीं पा रहे हैं, हमारे पास लाइट नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। जबकि यहाँ ये देखने में आ रहा है कि सामने अमेरिका जैसी ताकत है, इसराइल जैसी ताकत है, दोनों मिलकर अटैक कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक में कोई पैनिक मुझे नजर नहीं आ रहा है और किसी को भी नजर नहीं आ रहा है। यानी आप भी अगर आप यहाँ पर अभी आ जाएं तो हाँ यहाँ देखेंगे कि लाइफ बिल्कुल नॉर्मल है। यानी जैसे पहले ट्रांसपोर्ट चल रहा था, हाँ दुकानें खुली हुई थी, मॉल्स खुले हुए थे, सारी दुकानें भरी हुई थी सामान से, पब्लिक में कोई
पैनिक पहले नहीं था तो अब भी नहीं है, और रोजाना की खरीद लोग करते हैं, रोजाना की शॉपिंग करते हैं, स्टॉक नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि हाँ जंग के माहौल में, जबकि हमने देखा अमेरिका और यूरोप में एक पैंडेमिक जो आया था कोरोना नाम का, और जब भी कोई ऐसी बात होती है तो सबसे पहले जो खाली होती है उनकी दुकानें खाली हो हाँ जाती हैं, ऐसा पैनिक फैलता है। हाँ लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ने इनको बता रखा है, देखिए हमारे पास स्टॉक फुल है, खाने हाँ पीने की कोई कमी नहीं होने वाली, आप परेशान ना हो। और गवर्नमेंट के इस कहने पर यहाँ की पब्लिक को पूरा पूरा यकीन भी हुआ। ये दर्शाता है कि गवर्नमेंट और पब्लिक के दरमियान जो रिलेशन है वो बहुत मजबूत रिलेशन है, और वो एतमाद का, भरोसे का ताल्लुक है और रिश्ता है। रोकिए नहीं, ये बड़ी बात है कि पब्लिक कह रही है कि आप जंग नहीं रोकिए, हाँ बल्कि जंग को जारी रखिए। जी, जंग को जारी रखिए उस वक्त तक जब तक कि हम अमेरिका और इसराइल को पूरी तरह से सबक नहीं सिखा देते और उनको अपनी इस हरकत पर पशेमान नहीं कर देते, शर्मिंदा नहीं कर देते, कि इस नतीजे पर उनको पहुंचा दें कि भाई अब हमें किसी भी इस तरह के मुल्क पर अटैक नहीं करना है। हमारी चौधराहट, हमारी गुंडागर्दी का जमाना अब खत्म हो चुका है, लग चुका है। अब ये नहीं होगा कि किसी अमेरिकन सोल्जर के नाखून में भी कोई चोट आ जाती थी तो लोग कहते थे, अमेरिका उसकी नोटिस लेता था और वहां पर जो है उसका उसका उसको उसके लिए रिटेलिएट करता था। लेकिन आज उनके जेट्स गिराए जा रहे हैं, आज उनके थार्ड जैसे डिफेंस सिस्टम को मारा जा रहा है, आज उनकी बेसिस पर चौतरफा हमला किया जा रहा है और ईरान के जरिए किया जा रहा है, आज उनके सैनिक मारे जा रहे हैं। लेकिन वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि भाई दूसरे मुल्कों, आओ आओ साथ में ईरान से लड़ते हैं। तो तुम हाँ कैसे सुपर पावर थे? इसराइल और अमेरिका दोनों मिलकर लड़ रहे थे, उसके बावजूद कम पड़ गया उनके पास, असलहा कम पड़ गया और उन्हें अपनी कमी का एहसास हो रहा है, और वो चाह रहे हैं कि मुल्क के, ईरान के अतराफ के जो दूसरे कंट्रीज हैं वो भी इस जंग में शामिल हो जाएं। तो साफ जाहिर है उनकी मंशा ये है कि पूरे इस इलाके को जो है जंग की आग में झोंक दिया जाए। और ये काम अगर ना हो तो बेहतर है। मैं समझता हूं कि जो ईरान के आसपास के कंट्रीज हैं उनको इस बात को समझना चाहिए कि इसकी मंशा क्या है और ये क्या इरादे रखता है। ये चाहता है कि इनको आपस में लड़ाएगा, और ये तो जंग से थक चुका है, ये फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुका है और इस जंग को तुलानी नहीं करना चाहता था। इसको समझ में आ रहा था, ट्रंप को ये समझ में आ रहा था, और इसराइल ने उसको ये समझा दिया था नेतन्याहू ने कि भाई एक दो दिन सबसे बड़े लीडर को हम मार देंगे तो फिर वैसे ही ये टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, सिस्टम खत्म हो जाएगा। भाई लीडर के मरने से सिस्टम खत्म नहीं होता है, जो सिस्टम मजबूत होता है वो खत्म नहीं होता है। उनकी ये गलत फहमी थी, उनका मिसकॉन्सेप्शन था कि ये हम हमला करेंगे, 2 दिन में सब कुछ खत्म हो जाएगा, रिजीम चेंज हो जाएगा और फिर हमारी जैसे वेनेजुएला में हमने किया बल्ले बल्ले हो जाएगी, और यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज पर, पेट्रोलियम पर, गैस पर और जितने भी रिसोर्सेज उनके ऊपर हमारा कब्जा हो जाएगा, और हम यहाँ के दोबारा से एक फाते हो जाएंगे और फिर किसी की भी हिम्मत नहीं होगी हमारे सामने सर उठाने की। लेकिन इनको पता नहीं था कि ईरान है सामने, और ईरान जो दर्स लेता है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से लेता है, वो करबला से इल्हाम लेता है, उसका इंस्पिरेशन इमाम हुसैन है। और वो ये चाहता है कि हम जालिम के खिलाफ हमेशा खड़े रहेंगे और मजलूम ऑप्रेस पीपल के साथ रहेंगे, उनकी हिमायत करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। और वो कुर्बानी दे रहे हैं। तो ईरान की पब्लिक का मूड ये है हाँ कि हम इस जंग को उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक कि इनको पूरी तरह शर्मिंदा नहीं कर देते हैं, पूरी तरह इनको पछतावा नहीं हो जाता है और इस रीजन से अमेरिका चला नहीं जाता है। और वाकई अगर ये काम हो जाता है कि हाँ हमारे इस रीजन से, एशिया से अमेरिका चला जाता है, अपनी बेसिस को उठा के और लपेट के चला जाता है, तो इसराइल भी जो तबाही मचा रहा है वो नहीं मचा पाएगा, अमेरिका भी चला जाएगा। तो ये हमारा एशिया खूबसूरत है और बेहतरीन हो जाएगा, खूबसूरत हो जाएगा, यहाँ के सारे ममालिक मिलकर जीने लगेंगे और अमेरिका की हेजेमोनी यहाँ से खत्म हो जाएगी और खत्म तो होनी चाहिए। तो अभी साहब कैसे युद्ध खत्म कैसे होगा, क्योंकि अमेरिका युद्ध शुरू तो कर दिया है, अब खत्म होने का कोई तो रास्ता क्या लग रहा है वहां की स्थिति को देख करके? आप लोग क्योंकि वहां पर हैं, ज्यादा बेहतर युद्ध स्थल पर हैं, अनुमान लग रहा होगा कैसे खत्म होगा अब ये युद्ध? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि खत्म करने का तरीका जो ईरान ने सोचा, चूंकि ईरान की साइड से खत्म करने का मूड नहीं है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, जी जो जंग खत्म करने का मूड है और इशारों में, किनारों में बार बार ट्रम्प ट्वीट के जरिए
बताता रहता है कि अब जंग खत्म होने वाली है, हमने सारे टारगेट अचीव कर लिए हैं, हमने सब कुछ कर लिया। भाई तुमने कितनी बार अपने टारगेट अचीव किए हैं? हाँ। तुम तो कह रहे थे कि 12 दिन की जो जंग हुई थी, हमने टारगेट अचीव कर लिया है और उनकी सारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को हमने तबाह कर दिया है। तो फिर उसके बाद क्या कह रहे हो कि न्यूक्लियर नहीं बनने देंगे? भाई जब तुमने तबाह कर दिया तो अब क्या कह रहे हो कि बनने नहीं देंगे, फिर से अटैक कर दिया? इसका मतलब उस वक्त तुम झूठ बोल रहे थे और अब भी तुम यही कह रहे हो कि हमने सब कुछ हासिल कर लिया। अब भी तुम झूठ बोल रहे हो। अगर सब कुछ हासिल कर लिया है तो ईरान अभी तक रोजाना तुम पर अभी 52वीं 53वीं वेव उसने मिसाइल अटैक किए हैं, मारे हैं अमेरिकन बेसिस को भी और इसराइल पर भी। तो ये सब कुछ अगर टारगेट हासिल कर लिया है तो फिर तुम चले जाओ। अब जंग में इनका पैर फंस चुका है। ये सोच रहे हैं कि अगर मैं कहता हूं कि मैं हार गया तो ये तो मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, पूरे खित्ते से मेरा खात्मा हो जाएगा और आगे ईरान के बाद दूसरे मुल्क में भी सर उठाकर हमारे सामने खड़े हो सकते हैं। तो सारी हमारी गुंडागर्दी जो है, सारी चौधराहट जो है, जो अब तक चौधरी बने हुए थे, जो अब तक हम गुंडे बने हुए थे इलाके के, वो खत्म हो जाएगा। और एक गुंडे के लिए बहुत बड़ी सुक्की की बात होती है, वो ये नहीं चाहता है कि मैंने जो एक राज कायम किया था वो खत्म हो जाए। उसके लिए फिर वो कुछ भी करता है। तो देखने के में आ रहा है, उसकी बौखलाहट नजर आ रही है। वो सिविलियंस पर अटैक कर रहा है, वो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक कर रहा है, वो जो है यहाँ का जो ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और ये नहीं देख रहा है कि वैसे ही तेल की मुश्किल पेश आ गई है। उसने अभी अटैक कर दिया कहां पर, वो इनका खार्क आइलैंड है वहां पर, वहां पर हाँ जी, खार्क आइलैंड पर हमला किया जहां पर तेल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, लेकिन उसको नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन अगर ये सोचे पूरी दुनिया कि तेल की वैसे ही कमी हो चुकी है पूरी दुनिया में, अगर ये यहाँ के तेल रिसोर्सेज को भी मार देता है तो फिर क्या होगा? अभी जो तेल सप्लाई कर रहा है वो कौन कर रहा है? अभी ईरानी तो कर रहा है। हुर्मुज तो कंट्रोल्ड है, बंद नहीं किया ऑफिशियली, लेकिन कंट्रोल के साथ शिप्स वहां से गुजर गुजर सकती हैं। चाइना और रशिया की शिप्स गुजर रही है मसलन। तो अगर वो भी बंद है और इधर जो ईरान सप्लाई कर रहा है उस पर भी आप अटैक कर देंगे तो पूरी दुनिया का क्या होगा? तो दुनिया को ईरान से सवाल नहीं करना चाहिए कि भाई हुर्मुज बंद कर दिया है, दुनिया के हालात खराब हो गए। दुनिया को ये देखना चाहिए, पूरी दुनिया के इंसानों को ये देखना चाहिए कि इन तमाम वाकयात का, इस तमाम जंग का असल जिम्मेदार कौन है, गुंडा कौन है? वो अमेरिका और इसराइल है। सवाल उससे करना चाहिए कि तुमने ऐसी जंग क्यों स्टार्ट की जिसका पहले से पता था कि ऐसे ऐसे उसके जो है रिजल्ट आएंगे और दुनिया तबाही की तरफ चली जाएगी। तुमने ये क्या किया है? तो सवाल अमेरिका और इसराइल से होना चाहिए, इन गुंडों से होना चाहिए कि तुम ये क्या कर रहे हो। चलिए अभी साहब, दुआ यही होनी चाहिए हम जी, सभी की कि जल्द से जल्द ये जंग खत्म हो। चलते चलते, आप कितने साल से ईरान में हैं अभी साहब? मैं काफी साल हो गए, अब मैं क्या बताऊं, 10 साल से ज्यादा का अरसा हो गया है मुझे। अच्छा। चलिए, आपसे समय समय पर जी हम दास स्वतंत्र के जी दर्शकों से जानकारियां लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद साहब, आपने समय निकाला और हमें तमाम जानकारियां दी। जी, आपका भी शुक्रिया कि आपने अपने प्लेटफॉर्म पर हमें दावत दी। हम चाहेंगे कि आपका ये इंसाफ पसंद प्लेटफॉर्म जो है वो ज्यादा तरक्की करे और ज्यादा लोगों तक आपकी और हमारी आवाज पहुंचे और हक की बात को पहुंचाने में आप लोग किरदार अदा कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।